नमस्कार दर्शकों। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन यदि समस्याओं से लड़कर संघर्ष किया जाए तो हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार उभरता है कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। मैं बात कर रही हूँ विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे शरत चंद्र जी की जीवनी की, जिसका नाम है आवारा मसीहा। वर्तमान में कक्षा 11 अंतराल की पुस्तक के तीसरे अध्याय में आवारा मसीहा का एक खंड पाठ्यक्रम में लगाया गया है। इस खंड का नाम है दिशाहारा। इस खंड में शरत चंद्र जी के बचपन से लेके किशोरा अवस्था तक के जीवन का चित्रण किया गया है। दिशाहारा के पहले भाग से पता चलता है कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण शरत चंद्र जी की माता अपने परिवार के साथ 3 साल पहले अपने पिता के घर यानी शरत चंद्र जी के नाना के यहाँ आ जाती हैं। आइए विस्तार पूर्वक हम पहले भाग को पढ़ते हैं। आवारा किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी। फूल फल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे निस्तब्धता में समय काटना बहुत अच्छा लगता था। वो अब यहाँ से चला जाएगा, इस बात से शरत का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता वो किसी से नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे दोस्ती के बंधन गहराते आ रहे थे। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वो मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वो सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, अचानक कूदकर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख छिपाने के लिए ही मानो वो कुछ न कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे और बीच बीच में मैं तो आता ही रहूंगा। आओगे? क्यों नहीं आऊंगा? भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मजा आता है। उस पार वो जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूंगा? वो मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊंगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, ओह कितनी प्यारी जगह है ये भागलपुर, देख लेना, मैं जरूर आऊंगा। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरत ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा आवश्यक है। मान लो किसी वन में जा रहे हैं। हठात संध्या का अंधकार फैल गया। चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाजें उठने लगी। तब यदि पेड़ पर चढ़ना ना आया तो महाविपद। सुरेंद्र ने पूछा, यदि गिर पड़े तो? शरत ने कहा, गिरेगा क्यों रे? वो और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरत को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। इससे पहले भी वो माँ के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार उसकी माँ जब उसे लेकर आई थी तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वो। लेकिन 3 वर्ष पहले का ये आना कुछ और ही तरह का था। उसके पिता मोतीलाल अय्यावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सका। चारों ओर से लांछित होकर वो बार बार कामकाज की खोज करते थे। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दासता के बंधन में कोई सामंजस्य न हो पाता। कुछ दिन उसमें मन लगाते, किंतु फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्रकला में भी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते। परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत होता उतना ही महत्वहीन। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की। बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। वो कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके।
एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वो काम आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की समस्त कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उसके लिए असंभव हो गया। ये देखकर शरद की मां भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पति केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे। जैसा कि आप दिशाहारा के पहले भाग को सुन रहे थे, दिशाहारा के दूसरे भाग का वीडियो बहुत जल्द साहित्य नज्म पर अपलोड किया जाएगा। साहित्य नज्म से जुड़ने के लिए, इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।